नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो से मैं फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन और मात्रक को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद लास्ट में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, यह हमारा पहला चैप्टर है। तो जब विज्ञान के डिफिनेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है दो प्रकार के, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध निजी पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं से है। जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। यानी जीव विज्ञान में हम लोग सजीव पदार्थ के बारे में और उन सजीव पदार्थों से क्या क्या संबंधित घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जबकि भौतिक विज्ञान में निजी पदार्थ और निजी पदार्थों से संबंधित क्या क्या घटनाएं होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटते हैं, एक भौतिकी और एक रसायन। भौतिकी कहने का मतलब है कि फिजिक्स और रसायन मतलब केमिस्ट्री। फिर जीव विज्ञान को दो भाग में बांटते हैं, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी और प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी। भौतिक विज्ञान फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसियस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स का उत्पत्ति किससे हुआ है? ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक करते हैं। अगर किसी राशि को मापना है तो उसके लिए हमको कुछ स्टैंडर्ड मान के चलना पड़ेगा, कुछ मानक को मान करके चलना पड़ेगा। उसी मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हमको लंबाई नापना है तो लंबाई का मानक हम क्या मान लिए हैं? मीटर मान लिया है। जैसे ये इतनी लंबाई है, इसको हम क्या बोलेंगे? मीटर बोलेंगे। ठीक है, इतनी दूरी जो है इसको क्या बोलेंगे? एक मीटर बोलेंगे। तो एक मानक हो गया कि हाँ भाई इतनी लंबाई है, इसको हम लोग मीटर बोले। जैसे एग्जाम्पल में 2 मीटर, तो ये 2 जो है आपका वो परिमाण है और m जो है वो आपका क्या है? मात्रक है। ठीक है, 2 मीटर का मतलब क्या हुआ? 2 मीटर का मतलब हुआ कि जो ये मीटर का स्केल है उसको आपको 2 बार नापना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो 2 इसमें जो लिखा हुआ है 2 ये परिमाण है और ये m क्या है? इसका मात्रक है। भौतिक राशियां किसको कहते हैं? जिन राशियों को यथार्थपूर्वक मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यथार्थपूर्वक कहने का मतलब है जिनको सही मापा जा सकता है उसको कहते हैं भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, वेग, त्वरण, संवेग, इनको हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं। इनका अपना मात्रक होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। लेकिन जैसे अगर बोला जाए खुशी, दुख, हर्ष, ये सब को माप नहीं सकते, इसलिए इन्हें हम लोग राशियां नहीं कहते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार मापन और मात्रक के आधार पर और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। भौतिक राशियों में 2 टाइप से मापते हैं, मापन और मात्रक के आधार पर और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर जो राशियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आधारी राशि, जिसको हम लोग मूल राशि भी कहते हैं, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा जो था वो संपूरक राशि। और दिशा और परिमाण के आधार पर राशि को 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। ठीक है, तो भौतिक राशियों को 2 प्रकार से मापन और मात्रक के आधार पर और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार से टोटल 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। दिशा और परिमाण के आधार पर 2 टाइप से बांटते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो इस चैप्टर में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग मापन और मात्रक के आधार पर जो 3 राशियां हैं, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि, इसको पढ़ने वाले हैं। बाकी इन दोनों राशियों को, सदिश राशि और अदिश राशि को, अगले वीडियो
मूल राशि वैसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको मूल राशि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये राशियां जो है वो फिक्स हैं। जब फिजिक्स का खोज हुआ था या जब फिजिक्स का स्टार्ट हुआ, जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे हम लोग, तो कुछ राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, मान लिए थे। उस राशियों को हम बोलते हैं मूल राशियां, जो कहीं से आई नहीं है, उनका जो मात्रक है हम लोग मान लिए हैं, और इन माने गए मात्रकों के आधार पर बाकी राशियों का मात्रक हम लोग निकालते हैं। तो वैसी राशियां जिसको हम लोग मान लिए हैं, जिसको पहले से फिक्स कर लिए हैं, उनको हम बोलते हैं मूल राशि। और ये मूल राशि जो होती है वो स्वतंत्र होती है। इनकी संख्या टोटल 7 है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी राशि है, उसके मात्रक क्या है, उसके संकेत क्या है, और मात्रकों का निर्धारण कैसे होता है। मात्रकों का निर्धारण कहने का मतलब है, अगर जैसे मान लीजिए कि लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर है, तो ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, इसको हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, ये जो बी सी से डी तक लंबाई है, इसको 1 मीटर क्यों नहीं बोलते हैं, इसी को 1 मीटर क्यों बोलते हैं। इतना लंबाई जो है ये ही 1 मीटर होगा। इसका निर्धारण कैसे हुआ, कौन किया, कब किया, ये हम देखने वाले हैं कि इस लंबाई को, इतनी दूरी को ही 1 मीटर क्यों कहते हैं। ये जो सी डी लंबाई है, ये लंबाई 1 मीटर क्यों नहीं हुई, या इससे कम क्यों नहीं हुई, इससे ज्यादा क्यों नहीं हुई, तो उसको देखते हैं। पहला आपका जो आधारी राशि है वो है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसको डिनोट करते हैं या जिसका संकेत होता है छोटा m। इसका निर्धारण कैसे होगा कि लंबाई का जो मीटर स्केल है वो इतना लंबा क्यों होगा। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 1/61,97,92,498 भाग में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। और ये परिभाषा आपका 1983 में दिया गया था। ठीक है, ये जो है आपका मात्रकों का निर्धारण एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ होना चाहिए कि ये मात्रक का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, दूसरा द्रव्यमान का मात्रक जो है आपका वो किलोग्राम है, जिसको डिनोट करते हैं केजी में। फ्रांस के सेवरस में स्थित अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है, और ये परिभाषा 1889 में दी गई है। कहने का मतलब है कि फ्रांस की एक जगह है सेवरस, वहां एक लैब है, ब्यूरो है, उसमें एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित एक सिलेंडर रखा गया है। ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित क्या रखा गया है, एक सिलेंडर रखा गया है, और उस सिलेंडर का भार जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 किलो कहलाएगा। इसको डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा प्लेटिनम इरिडियम हम मिश्र धातु क्यों यूज किए हैं, तो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु इसलिए यूज किए हैं कि ये जो है वायु के संपर्क में आने पर इसमें जंग नहीं लगता है, और ये बाकी धातु के जैसा गर्मी में फैलता और ठंडा में सिकुड़ता नहीं है। इसमें जो होता है वो चेंजिंग बहुत कम होता है मौसम के अनुसार, इसलिए हम लोग इसी को, इस धातु का उपयोग किए हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि एक सिलेंडर रखा गया है फ्रांस के सेवरस नामक स्थान में, और इसको वेट कर लिया गया है। ठीक है, मात्र एक तराजू पे ये है और एक तराजू पे हम कुछ चावल रख दिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर कर लिए, तो अब ये चावल जो का वेट जो है इस सिलेंडर के वेट के बराबर हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 केजी के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 केजी मान लिए हैं, और ये जो है 1889 से आपका डिफिनेशन जो है वो चल रहा है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, इसका संकेत जो होता है एस होता है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल, 1 सेकेंड किसको बोलेंगे, तो 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 का परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। और यह परिभाषा जो है 1967 में दी गई थी। तो 1 सेकेंड का डिफिनेशन क्या है कि ये एक परमाणु घड़ी सीजियम 133 द्वारा 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। तो वो घड़ी जो होगा, वो समय जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, ताप का मात्रक क्या होता है,
केल्विन होता है के। ठीक है, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग क्या कहलाता है? 1 केल्विन कहलाता है। अच्छा, त्रिक बिंदु क्या होता है? तो जिस ताप पर पानी की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस एक साथ पाई जाती है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। तो शुद्ध जल का त्रिक बिंदु जो होता है 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तापमान को नापने का मेरे पास 3 यूनिट होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन अगर एसआई मात्रक का बात किया जाए तो हम किसका यूज करते हैं? केल्विन का, डिग्री और फ़ारेनहाइट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर है और इसका संकेत जो होता है वो कैपिटल ए। 1 एम्पियर किसको बोलते हैं? तो 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत तारों के अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 × 10 न्यूटन बल उत्पन्न करती है। और यह परिभाषा कब दिया गया? 1948 में। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास 2 तार है जो कि समानांतर है, ठीक है, और इनका दूरी जो है 1 मीटर का है और ये जो है अनंत यानी कि अनंत तक गई है समांतर तारें, अगर 1 मीटर की दूरी के बीच दोनों तारों में 2 × 10 न्यूटन का बल, ठीक है, 2 × 10 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है विद्युत धारा के कारण, तो उस धारा को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। कितना बोलते हैं हम लोग? 1 एम्पियर। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला यानी कि सीडी। ज्योति तीव्रता कहने का मतलब होता है, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बल्ब जो है, ठीक है, बल्ब जो है वो कितना प्रकाश कर रहा है, कितना तीव्र प्रकाश कर रहा है, इस प्रकाश का मापन जो है वो किससे होता है? कैंडेला से होता है। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? जो यूनिट प्रकाश के बल्ब की तीव्रता को मापती है उसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं, सीडी। इसका मापन कैसे होता है? तो किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, किसी निश्चित दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का एक वर्णीय प्रकाश यानी सिंगल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। ठीक है, कह रहा है कि कोई प्रकाश है जो कि एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, सिंगल रंग का होना चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का, ठीक है, उत्सर्जित करता है या 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा क्या है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो होता है मोल, और इसको लिखते हैं हम कैसे? MOL से। 1 मोल किसको बोलते हैं? 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित रहते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणु होते हैं। और यह परिभाषा दिया गया आपका 1971 में। ठीक है, दूसरा कौन सा था? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि वैसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न राशि को निकालने के लिए हमको मूल राशि का जरूरत पड़ता है। और ये राशियां कौन कौन सी है? वेग, त्वरण, बल, संवेग, कार्य, चाल और ऊर्जा। और भी बहुत जितनी भी राशियां हैं उन 7 मूल राशियों को छोड़ करके बाकी सारी राशियां जो कहलाएंगी वो व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। ये व्युत्पन्न राशियों का मात्रक हम कैसे निकालते हैं उसको हम आगे करने वाले हैं न्यूमेरिकल में, जो कि आपको चैप्टर के लास्ट में मिलेगा। और तीसरा कौन है? पूरक राशि। पूरक राशि उसको कहते हैं वैसी राशियां जिनको ना तो मूल राशि के अंतर्गत रखा गया, ना ही व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत रखा गया। यानी कहने का मतलब है
वैसी राशियां ना तो जिनको पहले मान लिया गया था और ना ही जिनको हम लोग बाद में निकाल सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक राशियां। ठीक है, ये जब फिजिक्स का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय इनको माना नहीं गया था, लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ा तो इनको हम लोग मान लिए हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां में क्या क्या है, तो एक समतल कोण है, समतल कोण का मात्रक है वो है आपका रेडियन, और इसको डिनोट करते हैं RAD से, और घन कोण का मात्रक है स्टे रेडियन, इसको लोग डिनोट करते हैं SR से। अच्छा, समतल कोण क्या है, वो कोण तो पढ़ चुके हम लोग। समतल कोण क्या है, तो समतल कोण जो मैथ का कोण है वही कोण होता है। जैसे अगर ये कोण निकालना है हमको, तो ये कोण जो होगा ये 30 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, समतल कोण। लेकिन समतल कोण का हम लोग जो मात्रक पढ़े हैं वो पढ़े हैं डिग्री, लेकिन डिग्री जो है वो स्टैंडर्ड मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक जो होता है वो आपका होता है रेडियन। ठीक है, ज्यादा जाने जरूरत नहीं है, कितना जानिए। घन कोण किसको कहते हैं, तो घन कोण अगर आप देखेंगे तो अगर कोई शंकु है, ठीक है, या ऐसे समझ जो बर्थडे वाला टोपी है, तो शंकु का जो ये ऊपर कॉर्नर जो कोण बनता है 360 डिग्री वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। यानी कहने का मतलब अगर 2 डायमेंशनल फिगर में कोई कोण बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे समतल कोण, और कहीं 3 डायमेंशनल फिगर में कोई कोण बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, घन कोण। 3 डायमेंशनल फिगर में नहीं, 3 डायमेंशनल कोण भी बनना चाहिए। जैसे ये टोपी वाला कोण है तो ये पूरा कोण जो गोल गोल घूम जाएगा 360 डिग्री के अप्रोक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, घन कोण, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है SR, यानी कि स्टे रेडियन। अब है मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियों का मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों को नापने के लिए किस किस सिस्टम का और किस किस पैटर्न का हम लोग यूज करते थे उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल 3 मात्रकों की पद्धतियां, 3 सिस्टम को यूज करते थे देश के अलग अलग भागों में। कौन कौन सा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं CGS पद्धति। ठीक है, दूसरा है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसको बोलते हैं FPS पद्धति, और तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में MKS पद्धति। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड पद्धति क्या है उसको देखते हैं। इस पद्धति में, CGS पद्धति में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता था। इस पद्धति को CGS पद्धति या मीटरी पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति भी कहते थे। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे FPS पद्धति या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता था। इसे हम MKS पद्धति कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि मीटरी पद्धति जो है वो किसको कहते हैं, CGS पद्धति को कहते हैं। फ्रांसीसी पद्धति किसको कहते हैं, CGS पद्धति को कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति किसको कहते हैं, FPS पद्धति को कहते हैं। और MKS पद्धति किसको कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि ये पद्धति जो है वो FPS पद्धति, CGS पद्धति वो फ्रांस में यूज होती थी, और FPS पद्धति जो है वो ब्रिटिश में यूज होती थी, यानी इंग्लैंड में यूज होती थी। ये तीनों पद्धतियां अलग अलग देश के अलग अलग भागों में यूज हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तब प्रॉब्लम होने लगी। ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक देश दूसरे देश को आपस में व्यापार और वार्तालाप करने की जरूरत महसूस हुई। सारे देशों में अलग अलग पट्टियां होने का प्रॉब्लम होने लगी व्यापार में और एक दूसरे के बातों और कॉन्सेप्ट को समझने में। तो सारे देशों ने मिलकर एक अलग प्रणाली का विकास किया, जिसे हम लोग एसआई प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो अब ये चौथा प्रणाली जो है वो आपका है कौन सा, एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली के बारे में मुख्य बात क्या क्या वो देखते हैं। अक्टूबर 1960 में फ्रांस के पेरिस शहर के सेवरे नामक स्थान पर 11वीं माप तौल का सम्मेलन हुआ। 11वीं माप तौल का सम्मेलन कब हुआ था, 1960 में। कहा हुआ था, फ्रांस के सेवरे में। मूल राशि के रूप में MKS प्रणाली को स्वीकार किया गया। यानी कहने का मतलब है कि एसआई पद्धति में
उस पद्धति को स्वीकार कर लिया गया। किसको? जो पद्धति MKS पद्धति थी। 3 पद्धति पढ़े थे हम लोग, CGS, FPS और MKS। तो SI पद्धति कुछ नया नहीं है, MKS पद्धति को ही हम लोग क्या मान लिए? SI पद्धति को, यानी इसी को स्वीकार कर लिए, उसको नाम क्या दे दिए? SI पद्धति। यानी कहने का मतलब है कि अब पूरे देश में MKS पद्धति ही आपका चलता है। इसमें 6 आधारी राशियों को परिभाषित किया गया था। कब? 1960 में 11वीं मापतौल में 6 आधारी राशि को परिभाषित किया गया था। आधारी राशि में कितना पढ़ चुके हैं? 7। उसमें से 6 राशि जो था वो 1960 में ही उसका मात्रा का निर्धारण कर दिया गया था। 1970 में 10 साल बाद फिर 14वीं मापतौल का सम्मेलन हुआ और उसमें 7वां आधारी राशि मोल को जोड़ा गया। 14वीं सम्मेलन में ही पूरक राशियों को परिभाषित किया गया, यानी 1970 में ही मोल को जोड़ा गया और 1970 में ही पूरक राशियों को परिभाषित किया गया। सारे स्टैंडर्ड मापन को सेवरे के लैब में रखा गया। जैसे ही बताया था कि द्रव्यमान नापना है तो द्रव्यमान के लिए प्लेटिनम इरिडियम का एक मिश्र धातु है, ठीक है, इसी का द्रव्यमान नाप लेते तो ये रखा कहाँ गया है? ये रखा गया फ्रांस के सेवरे नामक लैब में। प्लेटिनम इरिडियम नामक मिश्र धातु के रॉड को 1 मीटर माना गया और इस धातु जो है ये भी प्लेटिनम इरिडियम का है, इसकी लंबाई को 1 मीटर मान लिया गया, यानी ये लंबाई जो है पूरे देश में 1 मीटर कहलाएगी, इसको मान लिया गया। अच्छा, सेंटीमीटर का निर्धारण कैसे हुआ? तो इस पूरी लंबाई को क्या किया गया? 100 भाग में बांट दिया गया और एक भाग जो मिला उसको बोला गया 1 सेंटीमीटर का लंबाई। प्लेटिनम इरिडियम नामक मिश्र धातु के कुछ द्रव्यमान को 1 kg माना गया। तो 1 kg बताइए, सिलेंडर जो रखा गया वहां पे। समय को किससे नापा गया था? परमाणु घड़ी से। परमाणु घड़ी कौन सा था? तो सीजियम 133। सीजियम उसका नाम है और 33 जो है उसका 133 जो है वो उसका परमाणु संख्या है। भारत में SI पद्धति को 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया। SI पद्धति को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1957 को। और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ देशों ने अभी भी गैर SI इकाइयों का इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ? अमेरिका में और ब्रिटेन में। ब्रिटेन जो है अभी भी ये लोग SI मात्रा का यूज नहीं करते हैं, गैर SI मात्रकों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो यह SI पद्धति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो कुछ जो घात है, ठीक है, बड़ा बड़ा राशि जो है उसके घात को हम, उसके मान को हम लोग घात के रूप में लिखते हैं। तो उस घात को क्या पढ़ते हैं, उसका संकेत क्या होता है, ये देखिए। जैसे हम बोल दिया जाए 100 मेगा मीटर, तो मीटर तो पता ही, मेगा क्या होता है, ठीक है, इसको लोग कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन सा है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा, ठीक है। तो इसमें आपको एक जो उपसर्ग है, एक जो अंश है वो आपका क्या है? प्लस में, और एक आपका है माइनस में। प्लस का कहने का मतलब है वो गुना होगा। जैसे अगर हमसे बोला जाए 10 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो हम क्या करेंगे? 10 और किलोमीटर कहाँ है? देखिए तो किलोमीटर यहाँ है ना, किलो। इसका मात्र, इसका अंश कितना है? 10 के पावर 3, तो ये गुना में हो जाएगा 10 के पावर 3 किलोमीटर। लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो नीचे आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 10 मिलीमीटर को मीटर में बदले तो 10 मिली का मतलब कितना होता है? 10 के पावर -3, तो गुने 10 के पावर -3 करेंगे तो फिर तो नीचे आ जाएगा, यानी 10 बटा में 10 के पावर 3 मीटर, ठीक है। तो प्लस वाला जो होता है वो गुना हो जाता है और माइनस जिसका पावर है वो क्या होता है? भागा हो जाता है। तो उसको याद रखेंगे कैसे? अगर 10 के पावर 1 है तो उसको हम बोलते हैं डेका, 10 के पावर 2 को हेक्टो, 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 गीगा, 10 के पावर 12 टेरा, 10 के पावर 15 पेटा, 10 के पावर 18 इसको बोलते हैं एक्सा, ठीक है। 10 के पावर -1 डेसी, 10 के पावर -2 सेंटी, 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पिको, 10 के पावर -15 फेमटो और 10 के पावर -18 एटो। तो ये सारी जो है, ये सारे जो उपसर्ग हैं, ये सारे जो 10 के घात हैं, इसका आप लोग न्यूमेरिकल बनाने में यूज बहुत आएगा, इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल बनाने में यूज आएगा। जैसे हम बोल दिया जाए
1 नैनोमीटर को मीटर में बदले तो 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर, क्योंकि मेरा जो मूल मात्रक है एसआई मात्रक क्या है, मीटर में है। तो हम किसी भी आंसर को या किसी भी मात्रक को इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं, नैनोमीटर में, मेगामीटर में, पेटामीटर में, पेटा किलोग्राम में नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको हम क्या करना, मीटर में बदलना ही पड़ेगा। तो इसलिए सारी चीज आपको याद होना चाहिए। जैसे हमसे बोला जाए 1 डेकामीटर को मीटर में बदले तो हम क्या लिखेंगे, 10 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 डेसीमीटर को मीटर में बदले तो इसको क्या लिखेंगे, 10 के पावर -1 मीटर। तो थोड़ा सा संकेत भी याद होना चाहिए। डेका को हम लिखते हैं DA से, हेक्टो को H से, किलो को K से, मेगा को कैपिटल M से, गीगा को कैपिटल G से, टेरा को कैपिटल T से, पेटा को कैपिटल P, एक्सा को कैपिटल E, डेसी को स्मॉल d, सेंटी को CM, मिली को स्मॉल m, माइक्रो को म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं म्यू, नैनो को N से, पिको को P से, फेम्टो को F से और एटो को A से। तो ये साहब आपको जो राशि है, ठीक है, उसका घात जो है, उस घात को क्या बोलते हैं आपको याद होना चाहिए। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ताप और उष्मा के मात्रक। ताप अभी हम बताया कि ताप को नापने का बस 3 यूनिट है। कौन कौन सा, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। इन तीनों में क्या संबंध है उसको फॉर्मूला के माध्यम से देखते हैं। तो संबंध क्या है, पहला C/5 बराबर F - 32/9, सॉरी ये 9 होगा। C/5 बराबर F - 32/9 और दूसरा है K बराबर C + 273। पहला फॉर्मूला कितना है आपका, C/5 बराबर F - 32/9 और दूसरा है K बराबर C + 273। इन दोनों से आपका जो ये तापमान पे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाए। यानी कहने का मतलब है, अगर सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध पूछा है या सेल्सियस देके फारेनहाइट निकालने बोला है तो ये पहला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या फारेनहाइट देके सेल्सियस निकालने बोला है तो पहला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। केल्विन देके सेल्सियस पूछा है या सेल्सियस देके केल्विन पूछा है तो सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर फारेनहाइट दे करके और हमसे केल्विन पूछ लेगा तो पहला और दूसरा दोनों फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। C/5 बराबर F - 32, C/5 बराबर F - 32/9 और दूसरा है K बराबर C + 273, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, प्रकाश वर्ष जो है आपका वो दूरी नापने का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है आज चलना स्टार्ट किया और 1 साल तक वो चलते गया, ठीक है, और 1 साल के अंतिम में वो जितना दूरी तय किया उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष कितना दूरी तय करता है, तो 9.467 × 10 के पावर 15 मीटर या 9.467 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो दोनों याद रखेंगे, मीटर वाला भी और किलोमीटर दोनों पूछा जाता है। कितना होता है, 9.467 × 10 के पावर 15 मीटर। खगोलीय इकाई क्या है, ये भी आपका दूरी नापने का इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। यानी अगर ये हमारा पृथ्वी का पाथ है, परिभ्रमण पाथ, और ये सूर्य है, तो हमको पता है कि अगर पृथ्वी जब यहाँ पे है ए पोजीशन पे तो इसका दूरी कुछ और होगा, बी पोजीशन पे होगा तो इसका दूरी कुछ और होगा, सी पोजीशन पे होगा तो इसका दूरी कुछ और होगा, डी पोजीशन पे होगा तो इसका दूरी कुछ और होगा। तो इन सारी दूरियों को मिला करके जो मध्य दूरी निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। और किनके बीच का निकलता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो है वो दूरी खगोलीय इकाई कहलाता है। एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होता है, तो 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर। 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर। पारसेक जो ये भी दूरी नापने का इकाई है, ये दूरी नापने का सबसे बड़ा इकाई है। एक पारसेक जो होता है 3.086 × 10 के पावर 12 मीटर होता है, ठीक है। दाब जो है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल है उसको करते हैं। तो ये हमारा थ्योरी का
जो पोर्शन था वो खत्म हुआ। अब लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल मात्रक ज्ञात करना। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मात्रक निकालने में आपको आसानी होगा। जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जनरली क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर, क्योंकि लंबाई भी तो एक तरह लंबाई है, चौड़ाई की तरह क्या है? लंबाई है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका भी चौड़ाई का मात्रक मीटर। गुना करें तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन का अगर जनरलाइज फॉर्मूला देखें तो वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। और ये तीनों जो है एक लंबाई का ही अलग अलग नाम है। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और ऊंचाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर 3 बार है, गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये मीटर क्यूब। चाल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है दूरी बटा में समय। अच्छा, दूरी का जो मात्रक है वो भी तरह से लंबाई ही है, तो वो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे लिखते हैं, या लिखते हैं मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो जाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मात्रक कैसे निकलेगा? तो त्वरण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा वेग बटा में समय। और वेग का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड। और समय नीचे में है तो समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। यानी आपका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर सेकेंड इनवर्स। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, MA। तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? केजी। और त्वरण का मात्रक भी निकाल चुके हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी गुना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? बल का मात्रक है, ये बल का मात्रक है। ठीक है, इस बल के मात्रक को एक अलग नाम दिया गया है इस साइंटिस्ट के नाम पर जो इसका खोज किया था। बल का खोज कौन किया था? न्यूटन किया था। तो हम लोग इस यूनिट को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। लेकिन आप लोग इस जो यूनिट है केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसको याद रखेंगे। ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाता है। न्यूटन ना पूछ करके पूछ देगा बल का एसआई मात्रक क्या है, और उसके ऑप्शन में इस टाइप से आंसर रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जिसका है वो क्या है? इसका मात्रक है, इसका बल का, ये एसआई मात्रक है। ठीक है, और अगर इसका हम सीजीएस मात्रक का बात करें तो सीजीएस मात्रक जो होता है वो आपका है डाइन। ठीक है, तो न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है? तो देख लेते हैं हम कि एक न्यूटन जो होता है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन जो होता है किसके बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक न्यूटन किसके बराबर? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने दूरी, Fs, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, बल का हम लोग मात्रक निकाल चुके। बल का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? इस का मात्रक यहाँ पे मीटर। तो कितना हो गया मेरे पास? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लिखेंगे कैसे इसको? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस मात्रक का भी नामकरण कर दिया गया। इसके साइंटिस्ट क्या था? आपको जो इसका खोज किया था, इसका खोज कौन किया था? जूल। तो हम कार्य का जो मात्रक उसको क्या बोल देते हैं? जूल बोल देते हैं। बल के मात्रक को न्यूटन। लेकिन जूल के अलावा आपको ये भी मात्रक याद होना चाहिए, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जूल इसका क्या है? एसआई मात्रक है। इसके सीजीएस मात्रक को बात करें तो इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। जूल और अर्ग में क्या संबंध है? तो एक जूल जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T, यानी कार्य बटा में समय, कार्य बटा में
समय, ठीक है। तो कार्य का मात्रक कितना होता है, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय नीचे है, इसका समय यहाँ मात्रक नीचे आ जाएगा s, तो ये जगह होगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू। इसको लिखेंगे कैसे, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्या आपका शक्ति का मात्रक है। लेकिन कार्य का मात्रक अगर हम देखें तो कार्य का इस साइंटिस्ट के नाम पर क्या मात्रक रखा गया था, जूल। तो कार्य का अगर मात्रक जूल रखा गया था तो कार्य को अगर हम जूल बोले और समय को एस बोले तो क्या रहेगा, जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति का मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकंड भी होता है, और इसको भी इसके साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट चेंज कर दिया गया, और उसका यूनिट क्या रखा गया है, वाट। क्या रखा गया है, वाट। तो शक्ति में थोड़ा सा वेराइटी है, उसको याद रखेंगे। शक्ति का जो मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, और जूल प्रति सेकंड भी होता है, और इसका वाट भी होता है। तो तीनों ऑप्शन में आता है, तीनों को बार बार पूछा जाता है, ठीक है। वैसे अगर आपको फॉर्मूला याद है और मात्रक निकालना सीख चुके हैं तो आपको मात्रक जो है वो याद नहीं करना पड़ेगा, आप मात्रक निकाल सकते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। अब तापमानों का जो परिवर्तन हम देखे थे, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। पहला कौन सा, 300 केल्विन। तो सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, के बराबर सी प्लस 273, के बराबर सी प्लस 273। पहला अगर देखें हम पहले के लिए, तो के की जगह कितना रखेंगे, 300, सी नहीं दिया हुआ है तो सी प्लस 273, 273 इस साइड भेज दे हम, तो सी बराबर हो जाएगा 300 माइनस 273, और ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक ऑप्शन कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा देखिए उसी तरह क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बार बार लिखिए, आपको याद रहेगा, के बराबर सी प्लस 273, के कितना है 573 बराबर सी प्लस 273, 273 इधर लेके आइए, तो सी बराबर 573 और प्लस माइनस का 273, तो 573 में से 273 घटेगा तो ये आपका बचेगा कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में बदले, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस, फिर वही फॉर्मूला लगाइए, के बराबर सी प्लस 273, सी की जगह कितना है 25 प्लस 273, 5 3 8 7 2 9, 298 केल्विन, ठीक। नेक्स्ट 373 डिग्री सेल्सियस, तो के बराबर सी प्लस 273, सी कितना है मेरे पास 373 बटा में 273, 3 3 6 7 7 चलो 4 हासिल 1, 3 2 5 है 6, यानी 646 केल्विन। नेक्स्ट, निम्नलिखित तापमानों को फारेनहाइट में बदले। अब देखिए फारेनहाइट में बदलने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, सी बटा में 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा में 9 सेल्सियस फारेनहाइट में, और ये फॉर्मूला क्या है मेरे पास, के बराबर सी प्लस 273। तो केल्विन को डायरेक्ट फारेनहाइट में बदलने फॉर्मूला नहीं है, तो पहले केल्विन को किसे बदलना पड़ेगा, सेल्सियस में। तो बदलते हैं, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, के बराबर सी प्लस 273, ठीक है। तो के मेरे पास कितना है 300 बराबर सी प्लस 273, और सी को निकालना होगा तो 300 माइनस 273, ये कितना आ जाएगा आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस। सी कितना आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। अब पहला फॉर्मूला लगाते हैं, पहला फॉर्मूला क्या था मेरे पास, सी बटा में 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा में 9, सी कितना आया है, सी आया है 27 बटा में 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा में 9। तो 27 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 को 9 से गुना करेंगे हम तो ये आपका आएगा 243, और 5 को f से गुना करेंगे तो 5f, और 5 को 32 से गुना करेंगे तो 15 यानी कि 160। 160 को इधर लेके आएंगे
तो 5F बराबर 243 प्लस 160। तो 5F में मेरे पास कितना आ जाएगा, 5F बराबर 243 में 60 जोड़ेंगे तो 3 और 6 10 के 0 हासिल 1 2 3 1 4 403 डिग्री सेल्सियस। तो F बराबर आ जाएगा 403 बटा में 5 यानी कि 8 पचे 40 80.6 फ़ारेनहाइट आपका जो आएगा इसका आंसर आएगा। दूसरा क्या है 40 केल्विन, सॉरी 40 सेल्सियस। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में सिंपल बदल सकते हैं, कैसे? तो पहला फॉर्मूला लगा लेंगे, C बटा में 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9। C कितना है मेरे पास 40 बटा में 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9। गुना करेंगे तो 5F माइनस 160 बराबर 360। 160 को उधर भेजेंगे तो 5F बराबर 360 प्लस 160। 5F बराबर 0 520 और F बराबर 520 बटा में 5 यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है, उसका द्रव्यमान 3510 किलोमीटर है, तो लोहे का घनत्व क्या होगा? तो लोहे के घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। अच्छा, द्रव्यमान है मेरे पास कितना 3510 और बटा में आयतन है 0.45। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पर 100। 9 पचे 45, 9 तिया 27, 9 9 81 0, 5 से 5 7 35 और 5 8 40, यानी ये आपका आ जाएगा कितना 7800। इसका यूनिट क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। ठीक है, कैसे देखिए इसका मात्रक कैसे निकालें? तो द्रव्यमान का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास किलोग्राम और आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब आ गया। अब इतना छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह आ गया 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नहीं तो होता क्या कहता है 10 के पावर घात में पूछ लेता है। तो इधर से देखिए हमको 10 के पावर घात के लिए जो होता है वो पॉइंट एक अंक के बाद लगाना होता है, लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद, यानी पॉइंट कहाँ लगाएंगे यहाँ पे 7.8। ठीक है, अब 10 के पावर घात कितना लिखेंगे तो पॉइंट जहाँ लगा है उसके बाद गिन लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 ऊपर में लिख दीजिए, यह आ जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। तो इसका घनत्व कितना आ जाएगा 7.8 गुने 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 1 फुट को मीटर में व्यक्त करें। चलिए, 1 फुट जो होता है 1 फुट किसके बराबर होता है 12 इंच के बराबर होता है। किसके बराबर 12 इंच के बराबर। और 1 इंच जो होता है उसमें 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 12 को 2.54 से गुना करेंगे तो बच्चों के 48 हासिल 4 बार 60 4 64 के 4 हासिल 6 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 30.48 सेंटीमीटर। किसमें बदलना है मीटर में बदलना है। तो 30.48 को 100 से भाग दे देंगे तो ये जो पॉइंट हटेगा तो नीचे में कितना आएगा 2 जीरो और आ जाएगा, यानी 3048 बटा में 4 जीरो, इसको भाग देंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी 0.3048 मीटर इसका आंसर आएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें। तो इसको लोग याद किए थे। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है, दोनों लिख लेते हैं 9.467 ये था ना गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, और मीटर में लिखेंगे तो 3 पावर बढ़ जाएगा
10 के पावर 15 मीटर आपका ये आंसर होगा। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा का दिया हुआ है। तो 1 किलोग्राम बर्फ को जूल पूछा है, पहले हम 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना कैलोरी ऊष्मा लगेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो 1 किलो बर्फ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और 1000 ग्राम है और 1 ग्राम को पिघलाने में कितना लगा है 80 कैलोरी, तो इसमें 80 से गुना कर लेंगे तो 1000 ग्राम में कितना कैलोरी लगा है वो निकल जाएगा। वो कितना लगा है 80,000 कैलोरी ऊष्मा लगा है। ठीक है, अब हमको किस में बदलना है, इसको जूल में बदलना है। तो एक रिलेशन याद रखिएगा, 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी जो होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व कर ले अगर हम तो 80,000 गुने 4.18, ठीक है, और ये पॉइंट हटेगा 4.18 हटेगा पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ऐसे अगर इसका पूरा हम बात करें तो 4.186 होता है। ठीक है, चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं 6, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, यानी कितना आ गया मेरे पास 4186 गुना में 80 आ गया। इसको गुना करेंगे हम तो 8 48 के 8 हासिल 4, 8 64 4, 68 के 8 हासिल 6, 8 कम 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 32 1 33। यानी कहने का मतलब है 33 48 80, ये क्या आ गया मेरा इतना जूल आ गया। लेकिन हम बताए थे कि जब कभी नंबर जो ज्यादा होता है तो उसको 10 के पावर घात में लिखते हैं। तो यहाँ आते एक बार इस घात को लिखेंगे तो कहाँ इसका पॉइंट बैठाएंगे हम लोग, तो एक अंक के बाद तो 3.34880, इसको लगभग मानते हैं 3.5, ठीक है, 3.5 गुने 10 के पावर, अच्छा पावर में कितना जाएगा तो पॉइंट यहाँ बिठाया है 3 के बाद, तो पॉइंट बाद कितना अंक है 1 2 3 4 और ये 5, तो 10 के पावर 5 जूल जो होगा वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।